हेलो गाइस, वेलकम बैक इग्नू एकेडमी। इग्नू एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो होप आप सब अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए फिर से आ चुका हूं, आपके लिए नया चैप्टर और नया एक लेक्चर लेके। काफ़ी दिन बाद आया है क्योंकि कुछ सीरीज मुझे अकेले काम करना पड़ता है इस चीज़ पे, और काफ़ी सारे जो सीरीज है हमारे वो भी चल रहे थे। ठीक है, तो साथ ही साथ में ये भी हमारा स्टार्ट किया अभी। तो हम लोग कवर अप करेंगे आज जो है लिटरेचर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो कि पोएट्री पार्ट को कवर अप करेंगे। बीईजीसी 132 ब्लॉक 3 है, यूनिट 4। ठीक है, हिंदी समरी होगी, ऑडियो विजुअल। और जो भी मेरे भाई चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर करना और बताना जरूर है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बहुत ही शॉर्ट टाइम में लाऊं, क्योंकि देखो ज्यादा बड़ा कंटेंट होता है तो प्रॉब्लम होती है। तो बिना लेट के बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला चीज हम लोग इसका देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट का पोएट्री में हम लोग जानना क्या है। दो पोएम है, उसके समरी भी हम लोग को देखेंगे। देखिए, सबसे पहला द पोएट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया प्रेजेंट्स अ रिच टेपेस्ट्री ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस, ओरल हिस्ट्री, नेचर वर्शिप, स्पिरिचुअल बिलीव्स एंड कंटेम्प्रेरी स्ट्रगल्स। जो नॉर्थ ईस्ट का पोएट्री है उसमें ज्यादातर हमको क्या देखने को मिलेगा? कल्चरल ट्रेडिशंस के बारे में जानने को मिलेगा, ओरल हिस्ट्री, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। नेचर वर्शिप, नेचर को कैसे वर्शिप किया जाता था। स्पिरिचुअल बिलीफ्स, ठीक है, भगवानों के ऊपर क्या बिलीफ है नहीं है वगैरह वगैरह। कंटेम्प्रेरी स्ट्रगल्स, जो स्ट्रगल्स भी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट वालों ने किया उसके बारे में भी हम देखेंगे। दिस रीजन ऑफन कॉल्ड द 8 सिस्टर्स, इस रीजन को हम 8 सिस्टर्स भी बोलते हैं, जिसमें है मणिपुर, मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा एंड सिक्किम। ईच हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, हिस्ट्री एंड कल्चरल आइडेंटिटी। हर किसी का अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग हिस्ट्री है और अलग अलग कल्चरल आइडेंटिटी है। While these states may be geographically grouped together, their literary voice remain unique. भले ही स्टेट्स का जियोग्राफिकली ग्रुप मतलब एक साथ किया गया है ज्योग्राफिकली, पर इनकी जो लिटरेरी वॉइसेस है अलग अलग है, यूनिक है, अलग अलग, सबसे सबका अलग है। However, what binds them together in poetry is deep connection with nature, a strong sense of community, and shared experience of transition from oral tradition to modern written expressions, from peaceful existence to contemporary political conflict. तो देखो, सबसे ज्यादा इसको सबसे मतलब कहा गया कि हाँ, सबसे ज्यादा इसमें अलग अलग तो है, पर इसको कैसे बाइंड किया गया है? पोइट्री के थ्रू, जो कि डीप कनेक्शन है हर किसी में। हर एक स्टेट का सबसे ज्यादा डीप कनेक्शन है नेचर के साथ में। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी का एक स्ट्रॉन्ग सेंस है। ठीक है, एक्सपीरियंस शेयर किया गया है बहुत अच्छे अच्छे। ओरल ट्रेडिशन से मॉडर्न रिटन एक्सप्रेशंस तक इनके जो भी राइटिंग्स आए हैं। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हैं पीसफुल एग्जिस्टेंस से कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल माइंडसेट। जो पीसफुल इनका एग्जिस्टेंस था उसमें से कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट, मतलब पॉलिटिक्स में भी इन्होंने काफी, मतलब पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट भी काफी आई है। अर्ली पोएट्री फ्रॉम द रीजन ऑफन इमर्ज फ्रॉम ओरल ट्रेडिशन एंड वाज डीपली रूटेड इन रिचुअलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल लाइफ। कहा जाता है कि सिर्फ अर्ली पोएट्री में ओरल ट्रेडिशंस थे, पर उसके साथ साथ में भी धीरे धीरे जो कि रिचुअलिस्टिक और स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बताया था ओरल ट्रेडिशंस में। ठीक है, वन सच एग्जांपल इज द मणिपुरी पोएम हिजान हिराओ। देखेंगे इसके बारे में, इसका जो समरी है देखेंगे। विच डेट्स बैक टू टाइम बिफोर कॉलोनियलिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन रीच्ड द रीजन। ठीक है, ये एक पोएम ऐसा है जो कि कॉलोनियल पीरियड से चलता था, और ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, ठीक है, एक रिलीजन था जो कि ओरल इस ट्रेडिशन को कहा गया है, रीजन में कैसे फैला नहीं फैला वगैरह वगैरह देखेंगे। दिस पोएम रिफ्लेक्ट्स द इकोलॉजिकल विजडम of people of Manipur. It is recited as a part of sacred ceremony performed before cutting down a tree to build a royal boat. ये एक पार्ट है जो कि सैक्रेड सेरेमनी है, जिसको परफॉर्म किया जाता है कोई, मतलब एक ट्री को काटने से पहले, एक रॉयल बोट बनाने से पहले जो ट्री को काटा जाता है उसके सामने एक सैक्रेड सेरेमनी है, परफॉर्म किया जाता है। इसी के बारे में इसको रिसाइट किया गया। ठीक है, अब देखेंगे। द पोएम रिट्रीट्स द ट्री एज अ लिविंग बीइंग रिक्वायरिंग रेस्पेक्ट, ब्लेसिंग्स एंड परमिशन बिफोर इट कैन बी फेल्ड। तो इसको एक लिविंग बीइंग कहा गया है। नेचर के प्रति देखो कैसे किसी तरह से नेचर के प्रति इन्होंने बहुत ही ज्यादा लगाव था और लगाव दिया था, तो इसी वजह से इसको इस हिसाब से क्या कि वैसा लगता है कि ये लिविंग बीइंग है, ये रिस्पेक्ट चाहता है, इसका ब्लेसिंग हमें चाहिए और इस परमिशन भी चाहिए इसको काटने से पहले। ठीक है, तो देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, आजकल के तो पता ही है आपको। दिस रिचुअल एम्फेसाइजेस द रिलेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। तो ये एक पॉइंट जो रिलेशनशिप बताता है ह्यूमन एंड नेचर के बारे में। अ रिलेशनशिप दैट इज बेस्ड नॉट ऑन डोमिनेशन बट ऑन रेवरेंस एंड हार्मनी। ये कोई डोमिनेशन के ऊपर कि हम काट रहे हैं, काट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट एक हार्मोनी, एक आपस में मिलाव, तालमेल, इसका एक रिलेशन इस पोएम से दर्शाता है। हिजन हिराओ कैप्चर्स दिस इथोस विथ रिच विजुअल एंड इमोशनल इमेजरी
showcasing the cultural values of the Meitei people and how poetry was once living part of their collective ritual life. तो कहा जाता है कि जो मेटी पीपल का जो मतलब लाइफ में पोएट्री एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है और वो अपने नेचर को अपने मतलब चीजों को एक इमेजरी की तरफ मतलब सामने रखते हैं, मतलब एक सोचते हैं कि ये एक ह्यूमन बीइंग है, इससे परमिशन लेना पड़ेगा बिना काटने से, तो एक इमेजरी है, ठीक है। तो इसको कल्चरल वैल्यूज में बहुत अच्छा मापा गया है और इस पोएट्री को लिविंग बनाया गया है और रिचुअल लाइफ से मतलब रिचुअल लाइफ को दर्शाया गया इस जगह में कि एक रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशन को दर्शाया गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट कवर अप करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे पार्ट बाय पार्ट कवर अप करने में, ताकि क्या होगा, आप 2 पार्ट में इसको हम लोग कवर अप कर लेंगे, ओके। चलिए, तो ये पार्ट 1 है, मान के चलिए पार्ट 1 कवर अप कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, तो ये पार्ट 1 है, अब इसके बाद में हम लोग पार्ट 2 कवर अप करेंगे, क्लियर, ठीक है। चलिए, अगर हो जाएगा तो पार्ट 2 भी कवर अप कर ही लेंगे, अगर पॉसिबल है तो, टाइम अगर हो जाता है हमारे पास में। तो चलिए बिना लेट के हुए बढ़ते हैं आगे। ओके, चलिए ये हो गया आपका। हाँ, देखो चलो, as time passed and modern influences entered the northeast, जैसे टाइम बीतता गया मॉडर्न इन्फ्लुएंस आए, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन आया नॉर्थ ईस्ट में, पोएट्री फ्रॉम द रीजन ऑल्सो evolved, अब कोई पोएट्री भी इवॉल्व होना शुरू हुआ, while it retained its sensitivity to nature and identity, पर इसकी जो रूट ग्रास रूट लेवल थी वो नेचर से ही जुड़ी हुई थी। इट began to address new concerns, तो इसमें क्या है, नेचर से जुड़ी, पर इसके नेचर के साथ में जो भी प्रॉब्लम्स थी, कंसर्न्स थे, उसको लाया गया पोएट्री में। द ओरल became written and poets began using English to reach wider audiences and express contemporary realities। तो अब क्या हुआ, पोएट्स लोग क्या इंग्लिश अपने रीजनल लैंग्वेज से बाद में इंग्लिश में ट्रांसफर किया अपने राइटिंग्स को, ताकि वाइड ऑडियंस को पकड़ पाए, बहुत लोगों तक बात पहुंचे उनकी, है ना। वन सच पोएम इज कलर्स ऑफ ट्रूथ, इसके बारे में भी हम देखेंगे, कलर्स ऑफ ट्रूथ, अ मॉडर्न वर्क फ्रॉम मेघालय, मेघालय का ये पोएम है। दिस पोएम स्टार्कली कंट्रास्ट्स विद द जेंटल रेवरेंस ऑफ हिजन हिराओ। इंस्टेड ऑफ रिचुअल एंड हार्मोनी, कलर्स ऑफ ट्रूथ स्पीक्स ऑफ वायोलेंस, अनरेस्ट एंड सोशल सफरिंग। हिजन हिराओ में क्या था, नेचर के बारे में कहा गया कि नेचर में कैसा है क्या नहीं है, पर कलर्स ऑफ ट्रूथ में क्या है, नाम नहीं बता रहे, कलर्स ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का रंग, ठीक है, वायलेंस, अनरेस्ट, सोशल सफरिंग क्या थी नॉर्थ ईस्ट में, उसके बारे में बताया गया। द पोएट यूजेस कलर सिंबलिज्म, स्पेशली रेड एंड ब्लैक, टू रिप्रेजेंट ब्लडशेड, कन्फ्लिक्ट, डेथ एंड डिस्पेयर। तो ये जो पोएट है इसमें 2 कलर का इस्तेमाल किया उन्होंने, स्पेशली काला और लाल, बताया गया कि ब्लडशेड, कन्फ्लिक्ट, डेथ, डिस्पेयर, ठीक है, इसको मतलब दर्शाने के लिए इन कलर का इस्तेमाल किया गया है। द पोएम इज डीपली पॉलिटिकल, पोर्ट्रेइंग द रीजन्स लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज विद इंसर्जेंसी, मिलिटराइजेशन एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। तो पोएम का डीपली एक पॉलिटिकल मतलब इन्फ्लुएंस है, बताता है, और बताता है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स चल रही थी इंसर्जेंसी की, मिलिटराइजेशन की और आइडेंटिटी क्राइसिस की, ठीक है, उसको दर्शाया गया है। It voices the fear and trauma experienced by people who find themselves trapped between state power and underground resistance। तो यहाँ पे ये एक वॉइस है जो कि फियर और ट्रॉमा को दर्शाता है, जो पीपल लोग जो मतलब बंधे हुए थे स्टेट पावर और मतलब इसके बीच में जो मतलब पावरफुल लोग, जो अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस, जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्टेट के पावर के बीच में बंधे हुए थे, तो उनका कोई दोष नहीं था, बीच में फंस चुके थे, उनका कहावत है। Where Hijen Hirao evokes unity and tradition, Colors of Truth captures fragmentation and alienation। हिजन हिराओ में क्या है कि मतलब बताया गया है कि नेचर को के थ्रू से हम एक दूसरे का यूनिटी का दर्शाया गया, पर कलर्स ऑफ ट्रूथ में बिल्कुल उल्टा है, इसमें फ्रैगमेंटेशन है, एलियनेशन है, मतलब अलग थलग तितर बितर हो जाना ये है। तो कभी भी डिफरेंस बिटवीन आएगा तो दोनों को आपको लिख देना है, ठीक है। Yet both poems are deeply rooted in the lived experience of people of North East। दोनों पोएम ग्रासरूट लेवल से नॉर्थ ईस्ट के पीपल के बारे में दर्शाता है, एक यूनिटी के बारे में दर्शाता है नेचर, और एक उसके उनके ऊपर में क्या क्या जुल्म हुआ वो बताता है। The transition from sacred oral poetry to modern political verse reflects the region's transformation from a cultural rooted in myths and rituals to society grappling with globalization, migration, conflict and ecological decay। तो इसमें क्या गया कि myths and rituals एक पोएम में बताया गया, तो दूसरे पोएम में ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन, conflict, ecological decay के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। What remains constant, however, is the use of poetry as a tool of expression, a means of preserving identity and way to process collective memory। तो सबसे मेन चीज क्या है यहाँ पे बताया गया है कि
कि देखो सिर्फ सबसे कांस्टेंट क्या है कि जो पोएट्री का यूज हमने किया है जो एक टूल की तरह जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं दुनिया को, ठीक है, एक आइडेंटिटी को हम लोगों ने कैसे एक आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने का ये तरीका है, एक कलेक्टिव मेमोरी, मतलब यहाँ पोएम हम इसलिए लिखते हैं कि इतना बड़ा कोई कहानी लिखेगा नहीं, पोएम के हिसाब से लिख देंगे तो ये एक हिस्ट्री की रहेगा, हिस्ट्री की तरह रहेगा, छोटा सा रहेगा पर यादगार रहेगा। अनदर नोटवर्थी पॉइंट अबाउट पोएट्री फ्रॉम दिस रीजन इज द इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंग्लिश। एक नोट पॉइंट, इन्होंने इंग्लिश बहुत ज्यादा यूज करना शुरू किया। मेनी पोएट्स फॉर मेनी पोएट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंग्लिश हैज बिकम मीडियम ऑफ रेजिस्टेंस, क्रिएटिविटी एंड असर्शन। इट हेल्प्स bridge linguistic differences with region and makes their voices heard across India and the world। तो सिर्फ जो इंग्लिश क्या है लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस को मतलब ब्रिज किया था, मतलब लैंग्वेज को सिर्फ पहले क्या था पोएम लिखते थे तो क्या रीजनल लैंग्वेज लिखते थे तो ज्यादातर रीच नहीं होता था, अभी इंग्लिश में लिखना शुरू करने की वजह से क्या हुआ, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड के लोगों को भी पता चला इन चीजों के बारे में कि हाँ सच में वहां पे चल क्या रहा है। दिस इज नॉट रिजेक्शन ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस, ये कोई रिजेक्शन नहीं है कि जो घरेलू लैंग्वेज उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, बट ए स्ट्रैटेजिक एम्ब्रेस ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज टू प्रिजर्व एंड प्रोजेक्ट रियल लोकल रियलिटीज। पर हम लोग इस चीज को इसलिए अपना रहे हैं, वो लोग कहते थे या फिर कहा जाता है कि उस लैंग्वेज को इसलिए अपनाया जा रहा है कि जो लोकल चीज को उसको प्रिजर्व किया कर दिया जा सके, फिर लोगों को ज्यादा पता चलेगा तो लोग क्या होंगे, सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने की वजह से क्या होगा कि मतलब जो लोकल रियलिटी से वो बचा रहेगा, या फिर जो भी प्रिजर्व हो जाएगा वो प्रिजर्व किया जाएगा, मतलब जो भी ट्रेडिशंस को है ना। पोइट्स लाइक किनफैम सिंह नोंगरिंग नोंगकी मतलब बहुत तो खतरनाक नाम है, तो जो भी है किनफम सिंह एन कर दो एंड एनटी राजकुमार फॉर इंस्टेंस हैव यूज्ड इंग्लिश टू ब्यूटीफुली कैप्चर लोकल इडियम्स मिथ्स एंड कल्चरल नुआंसेस। मतलब इन्होंने जो इंग्लिश का इस्तेमाल किया है लोकल इडियम्स को कैप्चर करने के लिए, मिथ्स को कैप्चर, कल्चरल नुआंसेस को, कल्चरल चीजों को, एक बहुत ही क्यूट और यूनिक चीज है। देयर वर्क शो दैट इवन इन translation or through English the distinctiveness of northeastern identity can shine though through। ठीक है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंग्लिश का हम ट्रांसलेट कर रहे हैं द डिस्टिंक्ट नॉर्थ ईस्ट आइडेंटिटी कैन शाइन थ्रू, अगर इंग्लिश का हम ट्रांसलेट कर रहे हैं उनके लोकल लैंग्वेज के पोएम को इंग्लिश में ट्रांसफर कर रहे हैं तो मान के चलो नॉर्थ ईस्ट का आइडेंटिटी अच्छे से शाइन कर रहा है। ठीक है, लोगों को पता चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग पार्ट 1 कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी पार्ट 1 हम कवर अप कर रहे हैं। अगर मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में तुरंत और बहुत जल्दी। तो अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट जरूर करना है, और क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो चाहिए तो बता देना। बीजीसी कोर्स का पूरा मतलब पूरे जितने भी कोर्स रिमेनिंग कोर्सेस है वो कंप्लीट हो जाएंगे, डरने वाली कोई बात नहीं है, जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं अच्छे से दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट की वीडियो में। जय हिंद।